सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं रेजिलियंस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है इस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल थ्योरी नाम से। कल हमने वहाँ तक देख लिया था, पेज नंबर 4 तक। हम इसका इंट्रो पार्ट कवर करने जा रहे हैं इस पार्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज किया गया है, द फर्स्ट लाइन। सो व्हाई शुड वुमेन एंड मेन बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कि जो औरत है और जो आदमी है, मतलब औरत और मर्द को एक समान उनके साथ व्यवहार क्यों करना चाहिए। व्हाई शुड दे बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मास किलिंग्स। और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है मास किलिंग्स को लेकर। रिस्पॉन्स मतलब कोई इंसान कैसे बर्ताव करता है, उसका उस पर क्या स्टैंड है, क्या पक्ष है। तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है मास किलिंग्स को लेकर। मास का मतलब तो कोई बहुत बड़े लेवल पे हो रही हो, और किलिंग मतलब मारना। तो जो बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मारा जा रहा है उस पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। आगे हम देखते हैं, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पर दो टर्म यूज की गई है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार देना, और सोशल जस्टिस का होता है समाज के अंदर न्याय, सामाजिक न्याय। इंश्योरिंग का मतलब हम किसी चीज़ को इंश्योर करें कि हाँ वो चीज़ हो। तो ये जो दो टर्म है कि समाज के अंदर न्याय हो सबके साथ और सबको रोजगार मिले, ये जो दोनों टर्म है इनका आपस में क्या कनेक्शन है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द पुलिस इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। और पुलिस का क्या फंक्शन है, क्या उसका कार्य है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर पुलिस का क्या कार्य है। एंड वर्कर्स आर बीटन अप अपेरेंटली फॉर डिसोबेइंग द स्टेट। और हम देखते हैं अक्सर कि जो मजदूर है, जो काम करने वाले हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है क्योंकि वो सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, वो लॉज को, कानून को नहीं मान रहे हैं। बट अब यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, बट वाई शुड वी ओबे द स्टेट एट ऑल। तो भाई हम स्टेट की बात माने ही क्यों। ओबे मतलब होता है किसी चीज़ को आज्ञा का पालन करना। तो हम वाई शुड वी कि हमें क्यों माननी चाहिए सरकार की बात, आखिर हम माने ही क्यों। सरकार हमारे क्या, हमारे माँ बाप थोड़ी लगते हैं जो हम सरकार की बात माने। तो क्यों माने हम सरकार की बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज किया गया है। सो वाई शुड वी बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो क्यों हम बने लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, सारे कानूनों को मानने वाले आज्ञाकारी नागरिक हम क्यों बने। सिमिलरली वी माइट आस्क व्हाई शुड टाइगर्स हु समटाइम टर्न मैन ईटर्स स्टिल बी प्रोटेक्टेड। तो इसी तरीके से हम ये सवाल भी उठा सकते हैं कि क्यों जो टाइगर्स होते हैं, जो बाघ होते हैं, चीता होते हैं, हम उन्हें क्यों प्रोटेक्ट करें, हम उनकी सुरक्षा करें ही क्यों। जबकि कई बार वो खुद एक मैन ईटर्स में तब्दील हो जाते हैं, मतलब इंसानों को मारने लग जाते हैं, वो इंसानों को खाने लग जाते हैं, और हम उनकी प्रोटेक्शन है वो क्यों करें। एंड सच क्वेश्चंस हैव टू डू विथ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, इन शॉर्ट विद एथिक्स एंड मॉरलिटी विद इन नॉर्मेटिव। हम ऐसे जो कुछ सवाल हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ये किस चीज़ के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये हमारे एथिक्स को दर्शाता है, हमारे मोरालिटी को, हमारे संस्कार को। मोरालिटी मतलब समाज के अंदर कि क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे मोरल्स पे बेस्ड है कि हाँ हमें टाइगर को बचाना चाहिए। सो विद इन नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव का बेसिकली मतलब होता है कि समाज के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेटेड है। हम समाज के अंदर जो भी देखते हैं हम उन चीज़ों को सेंस करें, हम उनका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Admittedly, answers to these questions may not on their own constitute theory, but what additional features are necessary for them to be deemed as theoretical। अब इन सवालों के अगर हम जवाब देंगे तो ये जो सवाल है इन सबको थ्योरेटिकल क्या चीज़ बनाती है। एज थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट शेयर फीचर्स विद द थ्योरीज ऑफ अदर फेनोमेना। अब थ्योरी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी वर्ड है इसके जो फीचर्स है वो, इसके जो फीचर्स हैं वो जो दूसरे फेनोमेनास होते हैं। मतलब थ्योरी हमें इसको नैरो सेंस में नहीं पढ़ सकते कि मतलब अगर एक थ्योरी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दी जा रही है तो वो अदर फेनोमेनास के ऊपर भी उतनी ही अप्लाई होनी चाहिए। सो इट मे इवन हैव सम फीचर्स विद कॉमन विद थ्योरीज ऑफ द फिजिकल और द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं किसके अंदर, थ्योरीज ऑफ फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जैसे जैसे हो गया स्टोन हो गया, जैसे वाटर हो गया, और बायोलॉजिकल वर्ल्ड का मतलब फ्लोरा एंड फौना, जो क्रिएचर्स हो गए, लिविंग बींग
बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो ऐसी थ्योरीज के अंदर बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी और बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर भी। So, however, by the virtue of being a political theory, it must possess characteristics that are distinctive. तो हालांकि पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कैरेक्टर्स भी हम पढ़ते हैं कि जो थ्योरी होती है उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए कि वो हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो। फिजिकल कुछ ऐसे उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड के लिए और बायोलॉजिकल वर्ल्ड दोनों को लेकर एप्लीकेबल हो, दोनों के ऊपर समान रूप से वो लागू हो। तो सम ऑफ दीज डिस्टिंक्टिव फीचर्स सेपरेटेड फ्रॉम थ्योरीज ऑफ नेचर बट नॉट फ्रॉम थ्योरीज पर्टेनिंग टू ह्यूमन अफेयर्स मोर जनरली। अब थ्योरीज भी दो तरीके की होती हैं, सब थ्योरीज के कई फीचर डिस्टिंक्टिव भी होते हैं, मतलब जिनको हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि ये डिस्टिंक्टिव फर्क जिनके अंदर होता है कि ऐसी थ्योरीज होती है। एक तो होता है थ्योरीज ऑफ नेचर, जो नेचर की थ्योरीज होती है। ऐसी थ्योरीज जैसे कि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, फिर जो वाटर साइकिल होती है, एक तो नेचर की थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी होती है ह्यूमन अफेयर्स को लेकर, जैसे प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गई। तो ये जो थ्योरी होती है आपस में डिस्टिंक्टिव होती है, दोनों अलग अलग होती है, बट इट्स ट्रूली डिस्टिंक्टिव फीचर्स मस्ट फ्लो फ्रॉम इट्स फोकस ऑन द पॉलिटिकल। पर इनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी है, जो चीज़ें इनको अलग भी बनाती है ना, इनकी जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है वो भी इनको पॉलिटिकल बनाती है। मतलब चाहे नेचुरल थ्योरी हो चाहे ह्यूमन अफेयर्स की थ्योरी हो, हर चीज़ पॉलिटिकल है। In what follows, therefore, we outline the more general features of any theory, and in particular, elucidate features of a theory of human condition and action. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जनरल फीचर्स होते हैं किसी भी थ्योरी के, वो जनरल फीचर्स क्या होते हैं कि जो ह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन किस वातावरण में रह रहा है और वो क्या कर रहा है, उसके क्या एक्शंस हैं। In order to do so, we relate theory to and differentiate it from other forms of systematic reflection such as art, literature, religious worldviews. अब अगर हमें ऐसा करना है कि ह्यूमन कैसी कंडीशन में रह रहा है, उसका क्या एक्शन है, इसके ऊपर अगर हम थ्योरी देखेंगे तो हम रिलेट करेंगे किन किन चीज़ों से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस के, कि इंसान किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसकी आर्ट्स को हम देखेंगे, जो उसने लिटरेचर्स रखे हैं, मतलब जो हमने पहले देखा था कि वर्ड डिपेंडेंट और वर्ड इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्शंस भी होता है उसके अंदर। तो ये वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन हो गया लिटरेचर, और वर्ड इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्शन हो गया आर्ट। और जो रिलीजियस वर्ल्ड होते हैं लोगों के, मतलब जो धर्म को लेकर अलग अलग व्यूज़ होते हैं लोगों के, वो सब भी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। फाइनली वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज पॉलिटिकल एंड आउटलाइन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आखिर में जो ऑथर होता है वो हमसे पूछता है कि हम फाइनली, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पॉलिटिकल होता ही क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल, और हमें पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताए जाएं। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब हम देखेंगे व्हाट इज थियरी। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे व्हाट इज थ्योरी। अगर आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ह्यूमन एज कंसेप्ट बेयरिंग एनिमल्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहली हेडिंग है यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में लिखी हुई है ह्यूमंस। ह्यूमंस का मतलब होता है जो हम इंसान होते हैं। एज कॉन्सेप्ट बियरिंग, मतलब हम जो भी, बियरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को धारण करना। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस वर्ल्ड के अंदर, हम कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल है। हम हर चीज़ को सीखते हैं, हम डेवलप करते हैं। अब हम कैसे सीखते हैं वो हम देखेंगे। हम कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल्स, इंसान हम क्यों हैं, जानवरों को तो नहीं कहा गया दूसरे को, हम कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल्स कैसे हैं हम ये अभी देखेंगे। सो लेट अस बिगिन विद सम ट्रूइसिज्म। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे नो वन डिनाइज दैट वी आर फिजिकल क्रिएचर्स। तो इस बात को कोई मना नहीं कर सकता कि हम फिजिकल क्रिएचर्स ही हैं, है ना। तो क्रिएचर्स मतलब होता है प्राणी, हम फिजिकल क्रिएचर्स हैं एंड अ पार्ट ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स, और हम इस फिजिकल यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के हम एक हिस्से हैं। एंड सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। और हमारे ऊपर भी वही कानून लगते हैं जो कि दूसरे किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं, दूसरे किसी भी वस्तु के ऊपर लगते हैं। एंड नॉर विल एनी वन डिनाई दैट अनलाइकली प्योरली फिजिकल ऑब्जेक्ट बट लाइक अदर बायोलॉजिकल क्रिएचर्स वी आर सेंटिएंट क्रिएचर्स। अब इस बात से भी कोई मना नहीं कर सकता कि एक तो इस यूनिवर्स के अंदर एक तो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक बायोलॉजिकल क्रिएचर्स होते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन हो गया, और जैसे आयरन हो गया, दूसरे मेटल्स हो गए,
ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल देख सकते हैं। एक तो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं और एक होते हैं बायोलॉजिकल क्रिएचर्स। मतलब बायोलॉजिकल क्रिएचर्स जो सांस लेते हैं, मतलब बायोलॉजिकल क्रिएचर्स मतलब जो कि लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी फ्लोरा हो सकता है, फोना हो सकता है, क्रिएचर्स प्राणी। तो हम उन्हीं की तरह हैं। हम उन्हीं की तरह कैसे हैं? बायोलॉजिकल क्रिएचर्स की तरह कि हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, वी ईट, वी ग्रो, हम बड़े भी होते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो सेंसरी एक्सपीरियंसेस, और हमारे पास सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी, हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, हम किसी चीज़ को चख सकते हैं। हाउएवर, हालांकि what distinguishes us from most though not at all biological creatures is that, अब हालांकि हम उनकी तरह तो हैं जैसे दूसरे क्रिएचर्स हैं, पर उनसे भी हमें एक चीज़ डिस्टिंक्टिव बनाती है, एक चीज़ है जो हमें उनसे अलग बनाती है। पूरी तरीके से तो नहीं, पर कुछ क्रिएचर्स हैं हमें अलग बनाती है। डिस्टिंग्विशेस मतलब उनसे अलग बनाती है। तो वो चीज़ क्या है? दैट वी आर कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल्स। पर हम कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल्स हैं, हम किसी चीज़ को समझते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे। As conceptual creatures, we are born in a world that is already arranged thoughtfully in particular ways. हम कॉन्सेप्चुअल क्रिएचर्स हैं, हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम पैदा हुए थे तो क्या हमारे पैदा होने के बाद ही हमारे लिए वर्ल्ड को अलग से डिज़ाइन किया गया था? नहीं, हम पैदा हुए थे, वर्ल्ड तो उससे पहले से भी था। मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे वो भी रहते थे, उनके पेरेंट्स, पूरा समाज, पूरे घर मोहल्ले सब पहले से बने हुए थे। पर हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि ये सब लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे वर्ल्ड चल रहा है ना। तो पूरा जो वर्ल्ड था हमारे पैदा होने से पहले अरेंज्ड था, है ना। सो इन पार्टिकुलर वेज कंसिडर द फॉलोइंग्स। तो हमने क्या किया, हम कॉन्सेप्ट कैसे बिहेव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम। अ चाइल्ड इज टोल्ड टू सिट ऑन अ चेयर। अगर हम एक छोटे बच्चे को, मतलब बहुत छोटे बच्चे को, इन्फेंट को अगर हम बोलें कि जाओ कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, तो फ्रॉम ए प्योरली फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू चेयर आर जस्ट वुड, नथिंग एल्स। तो अगर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजिकल होता है किसी भी चीज़ को जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम बाहर से कैसा देखते हैं। अगर हम सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी तरीके से अगर हम सोचें तो चेयर क्या है? चेयर सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। पर हमने उसको नाम चेयर क्यों दिया? बिकॉज इट वुड बी ऑड टू टेल द चाइल्ड टू सिट ऑन अ पीस ऑफ वुड। पर ये ऑड लगेगा, ये अजीब लगेगा अगर हम एक छोटे बच्चे को कहेंगे कि जाओ लकड़ी के टुकड़े पर जाकर बैठ जाओ, तो वो कौन से टुकड़े पर जाकर बैठेगा? हम लकड़ी की कुर्सी भी बनाते हैं, हम लकड़ी की अलमारी भी बनाते हैं, हम लकड़ी के गेट बनाते हैं, तो क्या वो अलमारी पर जाकर बैठ जाएगा? नहीं। इसीलिए हमने चेयर का नाम दिया उसको, ताकि हम वो कॉन्सेप्ट समझता है बच्चा धीरे धीरे कि हाँ ये चेयर है, इस पर बैठा जाता है। तो हमने उसको चेयर ही क्यों बोला? व्हाट वी विश टू कन्वे टू द चाइल्ड इज दैट अ पार्टिकुलर पीस ऑफ वुड। तो हम बच्चे को आखिर समझाना क्या चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर, कोई एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा है, व्हेन क्राफ्टेड इन अ पार्टिकुलर मैनर, जिसको हमने एक इस तरीके से क्राफ्ट किया, इस तरीके से हमने ढाला है, इस तरीके से कि वो एक पार्टिकुलर पर्पस सर्व करता है। पर्पस किसी चीज़ का क्या कार्य होता है? तो एक लकड़ी के टुकड़े को हमने इस तरीके से ढाला है, इस तरीके से बनाया है कि उसका एक कोई स्पेसिफिक काम है, and that it is something on which we sit or which we can do other certain things, जिसके ऊपर कि हम बैठते हैं और हम दूसरी भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे खाना खाना। हम चेयर पर बैठकर हम पढ़ सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं और हम बातें भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी चेयर पर बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ। सो देर आर मैनी फीचर्स ऑफ अ चेयर, मैनी फंक्शंस। सो इट इज़ दीज पर्पजेज दैट वी विश टू कन्वे टू द चाइल्ड। और ये वो पर्पज़ है, ये वो कार्य है जो कि चेयर करती है, जो हम बच्चे को समझाना चाहते हैं। कन्वे किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ के बारे में बताना, कन्वे टू द चाइल्ड, बच्चे को। एंड पर्पज विच वुड नॉट एग्जिस्ट अनलेस कंसेप्चुअली फॉर्मुलेटेड। और ये जो पर्पज है, अगर हम कॉन्सेप्ट अगर बच्चा नहीं समझ पाएगा तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये चेयर है, इस पर बैठकर पढ़ा जाता है, इस पर बैठकर खाया जाता है। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल्स है। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, वो कॉन्सेप्ट को समझेगा। सो दिस इज ट्रू नॉट ओनली ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज चेयर, टेबल, ब्लैकबोर्ड, चॉक एंड द क्लासरूम इन द स्कूल बिल्डिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट बियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ये सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए सीमित नहीं है। फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे चेयर हो गई, टेबल मतलब मेज, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, या फिर हमारी क्लासरूम हो गई, हमारे विद्यालय की जो कक्षा हो गई। मैं दोनों लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ पाए, जो कि हमारे स्कूल बिल्डिंग करने वाले जो क्लासरूम है। तो ये लॉज, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल नहीं होते, बट ऑल्सो ऑफ ह्यूमन बींग देमसेल्व्स, पर इंसानों के ऊपर भी होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, स्टूडेंट इंटरेक्ट विद द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। अब आपको सोचना है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
जैसे एक स्टूडेंट है, एक कोई विद्यार्थी है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो बातें कर रहा है, किससे कर रहा है? इंटरेक्ट का मतलब कि वो उस बंदे से इंटरेक्ट कर रहा है, किससे? वो जो पर्सन है, कोई पर्सन है जो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है और जो उनसे बच्चों से बातें कर रहा है। एंड इफ शी इज़ एनी ऑड पर्सन बट एज वन हु इज़ देयर, तो वो जो पर्सन है जो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, वो कौन है? वो एक सर्टेन रोल परफॉर्म करता है, दैट ऑफ ए टीचर। वो जो पर्सन है वो एक सर्टेन रोल अदा करता है, वो एक सर्टेन कार्य करता है, कर्तव्य करता है। उसका कर्तव्य क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाता है। और वो कौन है? वो टीचर। वो बच्चा कैसे समझेगा कि वो टीचर है? वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझता है। अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो देखता है कि क्या फ़र्क है कि एक, अब वो उसको ये तो नहीं समझता कि ये बोर्ड के सामने खड़ा हुआ है तो ये कोई चीज़ बेच रहा है, या फिर ये कोई टिकट कलेक्टर है ट्रेन का। वो नहीं समझता, उसे पता है कि वो टीचर है क्योंकि उसने वो कॉन्सेप्ट समझा है ना। सो वंस अगेन, नो टीचिंग इज पॉसिबल अनलेस ऑल ऑफ अस हैव अ रफ आइडिया ऑफ द सोशल रोल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा अगर बच्चा, अगर उसे यही नहीं पता होगा कि ये मेरा टीचर है और मैं इसका स्टूडेंट हूँ। उसको एक सोशल सोसाइटी के अंदर उसका क्या रोल है, उसका क्या कर्तव्य है, उसे एक पहले से रफ आइडिया होना चाहिए कि वो बंदा कौन है। और उससे वो होता है कॉन्सेप्ट बियरिंग से, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बियरिंग है, हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। सो द सेम थिंग इज ट्रू ऑफ बस कंडक्टर्स। तो ये सेम ही चीज़ एप्लीकेबल करती है बस कंडक्टर पर। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये बस कंडक्टर है, जैसे हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं, हमारे पास आता है बस कंडक्टर, कोई बंदा आता है, उसके पास वो होती है स्वाइप मशीन होती है, उसके पास पैसे होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये बस का कंडक्टर है, ये हमसे पैसे लेने आए। तो हमें एक सोशल रोल होता है, हमें पता होता है कि हम पैसेंजर हैं और हमें एक रफ आइडिया होता है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बियरिंग से, जैसे ड्राइवर हो गया, टिकट इंस्पेक्टर्स हो गए, टीटी जो ट्रेन में होते हैं, शॉपकीपर, दुकानदार, और जो दूसरे सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। A society cannot function without these elementary understanding, and so every child is initiated into the social world. अब एक सोसाइटी, एक जो समाज है, वो ये जो एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग्स है, जो हम छोटे होते हैं, जो हम चीज़ें सीखते हैं, अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो एक सोसाइटी, एक समाज वर्क ही नहीं करेगा। हम इस सोसाइटी के अंदर, हम इस सोशल वर्ल्ड के अंदर बाय एन इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन दिस कंसेप्ट, ये एक इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमें समाज के अंदर। हम हर चीज़ें स्कूल के अंदर नहीं सीखते हैं कि हाँ ये दुकानदार है, हम स्कूल के अंदर नहीं सीखते हैं हर चीज़ कि ऐसे खाना खाया जाता है, ऐसे बैठा जाता है। ये कुछ इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं जो कि हम सीखते हैं। सो अनलाइक द प्योरली फिजिकल, केमिकल और द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, अनलाइक मतलब लाइक तो मतलब किसी चीज़ की तरह और अनलाइक किसी चीज़ से अलग। सो उनकी तरह नहीं, जैसे द प्योरली फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड। एक तो होता है फिजिकल वर्ल्ड, मैंने आपको पहले बता दिया, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है केमिकल वर्ल्ड जिसके अंदर गैसेस, केमिकल्स आते हैं, और एक होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड, फ्लोरा एंड फौना वाला। अब इन सब चीज़ों के अंदर अलग क्या है? अब इनसे ह्यूमन वर्ल्ड एक अलग वर्ल्ड है, इंसानों का एक वर्ल्ड एक अलग वर्ल्ड है, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड है। आपने देखा है क्या कभी कि कोई गाय है वो गाड़ी चला रही है, कोई गाय है वो चम्मच से खाना खा रही है? नहीं खा रही, क्योंकि ह्यूमन का जो वर्ल्ड है वो अलग है, वो एक कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं हम ह्यूमन। प्लांट एंड मोस्ट लोअर ऑर्डर एनिमल्स लिव इन दिस वर्ल्ड एंड सेंस इट। जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, और जो कुछ लोअर ऑर्डर एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे चूहे हो गए, वो भी इस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, वो इस वर्ल्ड को सेंस करते हैं, वो देखते हैं। बाय द वर्च्यू ऑफ लिविंग एंड वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, वो भी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कुछ हद तक। बट ह्यूमंस डू नॉट मेरली सेंसरी एक्सपीरियंस, उनके पास सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब वो सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस के पास सिर्फ इतना ही नहीं होता है। ह्यूमंस क्या करते हैं कि उस हमारे पास कॉन्सेप्ट बियरिंग है, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, मीडिएटेड बाय इमेजेस। हम जो भी चीज़ें सीखते हैं हमारे दिमाग के अंदर कभी कभी उनकी इमेजेस भी बनती है। जैसे अगर हम कभी बैठे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि एक एप्पल, अगर आप सोचोगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि हाँ ये एक एप्पल है। हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किसी को बता सकते हैं कि एक एप्पल कैसा होता है, हम बोल कर बता सकते हैं, हम लिख कर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल्स हैं। सो वी माइट से दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस इज ऑलवेज थॉटफुल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है, ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है, वो थॉटफुल होता है, वो हर चीज़ को सोचता है। सो ह्यूमंस डू नॉट मैरिली लिव, मैरिली का मतलब होता है कि सिर्फ, तो इंसान सिर्फ ज़िंदगी को जीते नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी को काटते नहीं है, वो इंसान ज़िंदगी को जीते हैं। जैसे आपने देखा हो, इंसान होता है वो स्वाद के लिए खाना खाता है, जानवर होता है वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाता है। तो इसीलिए इंसान की ज़िंदगी को क्या कहा गया है? व्हाट वी माइट कॉल लिव्ड एक्सपीरियंस। हम इसको लिव्ड एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। हम ज़िंदगी को जीते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू।
और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने वैल्यूएबल व्यूज़ भी लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा जल्द से जल्द। सो कॉन्सेप्ट एम्बेडेड इन प्रैक्टिसेस, बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी जो हेडिंग है वो लिखा है कॉन्सेप्ट एम्बेडेड। एम्बेडेड हमारे अंदर कोई चीज़, अगर जो हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हम क्या ग्रहण करते हैं, एम्बेडेड इन प्रैक्टिस। अब हमने कोई चीज़ सीखी तो फिर धीरे धीरे हमारे वो प्रैक्टिस में आएगी, और वो कैसे आएगी हम वो अभी देखेंगे। आई होप दिस हेडिंग इज क्लियर टू यू। सो एज हिंटेड अबाउ, जैसा कि ऊपर हमने इशारा किया था, हमने समझाया था एग्जाम्पल से कि मोस्ट कंसेप्ट दैट वी यूज इन एवरीडे लिविंग आर नॉट फॉर्मली लर्नड इन क्लासरूम बट आर एक्वायर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस प्रैक्टिसेस। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, वो सब के सब हमें क्लास में नहीं सिखाए जाते, हमें क्लास के अंदर नहीं सिखाया जाता है कि ये टिकट कलेक्टर होता है, ये टिकट खरीदता है, बहुत सारी चीज़ें हम पहले से सीखते हैं। हम जो दूसरे कार्य करते हैं, वेरियस प्रैक्टिसेस, हमें स्कूल के अंदर नहीं सिखाया जाता है कि हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, साइकिल कैसे चलाएंगे, वो हम खुद सीख जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम खुद करते हैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस। हम जो काम करते हैं हम खुद उनसे सीख जाते हैं, हर चीज़ हमें स्कूल के अंदर नहीं सिखाई जाती है। वी आर कॉन्सेप्ट बेरिंग एनिमल्स, सिंस वी यूज कॉन्सेप्ट वी मे लाइकन देम टू टूल्स बट दिस शुड नॉट लीड अस टू थिंक दैट वी हैव। अब जब हम जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को टूल्स की तरह यूज़ करते हैं, कि जैसे वी हैव मेंटल बॉक्सेज इन आवर हेड फ्रॉम विच वी पिक देम आउट एज व्हेन वी नीड देम। तो हमारे दिमाग के अंदर क्या मेंटल बॉक्सेज हैं, हमारे दिमाग के अंदर टूल्स हैं, हम जो कॉन्सेप्ट समझते हैं हम उनको एज ए टूल मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को हम टूल बोलते हैं। जैसे स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम टूल बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या है, मेंटल बॉक्सेस बने हुए हैं। तो हमें जब भी किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे दिमाग के अंदर हमारा दिमाग होता है, उसको उठाकर हमें बताता है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वो मेमोरीज एक्टिव होंगी जो हमें बताएगी कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, कौन सा गियर है, कौन सा क्लच है। हम खाना खा रहे हैं तब तो हम ये नहीं सोचते कि यार गियर कहाँ लगाना है, खाने में नहीं सोचते, बिकॉज हम यूज टू हो गए उस चीज़ के। आपने कभी देखा है कि हम रोटी को पकड़ के गियर लगा रहे हैं, नहीं, है ना। सो मच ऑफ और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज अवेलेबल टू अस। हमारी जो बहुत सारी हमारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो प्रैक्टिकल स्किल से मिलती है हमें, और डायरेक्टली एम्बेडेड इन प्रैक्टिसेस। हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। जैसे अगर किसी ने आपको कह दिया कि ये पेन होता है, ये ऐसे ऐसे चलता है, पर जब तक आप खुद नहीं चलाओगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेन है, इसको इतना घुमाना पड़ता है ना, तो इसके अंदर इंक होती है। तो कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी सीखते हैं और धीरे धीरे वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है। सो वी आर नॉट इवन अवेयर मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी पजेस दिस स्किल और अंडरस्टैंडिंग। और बहुत सारी बात तो ऐसा होता है कि हमें खुद को पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर ये स्किल है और हम ये चीज़ जानते हैं। जैसे कभी कभी अगर आप पहली बार ड्राइंग करने बैठो, आप पहली बार खाना पकाने बैठो, आप पहली बार गाड़ी चलाने बैठो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम पहली बार में बहुत अच्छी कर लेते हैं, है ना। तो जैसे पहली बार मैंने बाइक चलाई थी या कार चलाई थी, तो उससे पहले मैंने कभी नहीं चलाई थी, पर मुझे एक रफ आइडिया था कि कैसे चलती है ना। तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि हाँ मैं तो ये भी कर सकता हूँ, है ना। मोस्ट ऑफ टाइम वी डोंट इवन अवेयर, हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे पास ये स्किल या फिर ये अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि हम दूसरों को वो काम करते हुए देखते हैं। सो दिस में अपीयर इम्पॉसिबल टू एट फर्स्ट, पर जब हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता, बट रियली द मैटर इज क्वाइट सिंपल। पर जैसे जैसे हम देखते हैं कि यार ये तो आसान है, हम धीरे धीरे, जैसे हम बचपन में हम लिख रहे होते हैं, छोटा बच्चा आपको पता है कि एक कोई वर्ड लिखता है, हम आज जैसे हम लिखते हैं तो हम फुल स्पीड में लिखते हैं। हम बेसिकली हम जब बुक भी पढ़ते हैं तो भी हम एक एक वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे छोटे हम जब थे तो आपको पता होगा कि हमें ABCD डालते थे। अगर हम आज देखेंगे छोटे बच्चों को, कहेंगे यार क्या ये काम तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, तो आप देखो छोटा बच्चा होता है उसे सबसे पहले इम्पॉसिबल लगता है, उसका जो ए होता है वो भी 10 बार कांपता है, गंदा सा ए लिखता है वो जब बुक पढ़ता है तो वैसे पढ़ता है QUIT कोआइट, है ना। पर धीरे धीरे वो चीज़ें उसके लिए सिंपल होती जाती है, जैसे क्लास के अंदर वो आगे आगे बढ़ता है। सो सेवरल एक्टिविटीज यू डू रूटीनली आर नॉट थॉटलेस बट आर मोस्टली एब्सेंट इन द स्ट्रीम ऑफ योर कॉन्शियसनेस। पर कुछ सेवरल मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे कार्य हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रूटीन में ऐसे करते हैं जो कि थॉटलेस होते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल आगे दिया जाएगा
हम उस एग्जांपल से समझेंगे। द मोस्ट एब्सेंट इन द स्ट्रीम ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर एब्सेंट भी होते हैं। कि ऐसा होता है कि हम कभी कभी ऐसा करते हैं, हम इस चीज़ के अंदर अगर कोई एक मतलब मास्टर कोई पेंटर है तो वो बहुत बार ऐसा करता है कि वो पेंटिंग की तरफ देखता भी नहीं है और वो पेंटिंग बना भी देता है। तो वो क्या उसके यूज टू हो जाता है, वो अपनी कॉन्शियसनेस में कुछ और ही काम कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक हाथ दोनों हाथ से अलग अलग चीज़ें ड्रॉ कर देते हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू रियली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ योर एक्टिविटी एंड थिंक। आप ऑथर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कोई काम कर रहे हो तो आप काम करते करते खुद को इंटरप्ट करते हो, बीच में रोकते हो और आप सोचते हो, क्या सोचते हो? यू जस्ट डू देम विदाउट एक्सप्लिसिटली थिंकिंग अबाउट देम। तो आप कोई काम कर रहे हो तो आप बिना उस काम के बारे में सोचे बिना भी आप उस काम को कर रहे होते हो। जैसे अगर आप एक एग्जांपल दिया गया आगे, मुझे एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। जस्ट एज द बस ड्राइवर चेंजेस गियर्स विदाउट फर्स्ट आस्किंग हिमसेल्फ वेदर ही शुड डू और नॉट। जैसे कि आप बस के अंदर सफ़र किया होगा तो स्कूल बस हो सकती है, वो प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी बस हो सकती है। आपने सफ़र किया होगा, आपने देखा होगा कि जो बस का जो ड्राइवर होता है वो गियर्स चेंज करता है, वो गियर बदलता है। तो वो हर बार गियर की तरफ नहीं देखता है, हर बार वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये गियर डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। जैसे जैसे उसको लगता है कि हाँ गाड़ी इतनी स्पीड पकड़ रही है, 10 से ऊपर जा रही है, वो सेकेंड गियर डाल देता है, 40 ऊपर जा रही है फोर्थ गियर डाल देता है, जब स्पीड ब्रेकर आता है गियर कम कर लेता है, बिकॉज ही गुड यूज टू इट, है ना। सो यू शुड सी द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू एज ए टेबल। तो आप अपने सामने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे आप ऐसे ऑब्जेक्ट देख सकते हो जैसे कि कोई टेबल है, कोई मेज हो गया और अ बुक या कोई किताब हो सकती है। एंड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग इज सिटिंग एट द टेबल एंड रीडिंग। तो अब आप देखोगे कि आप क्या कर रहे हो कि जैसे टेबल है तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ मैं इस टेबल पे मैं बैठ सकता हूँ और ये बुक है इसको मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज़ है वो किस काम आ रही है। वी गोट यूज टू इट, कॉन्सेप्ट जो है वो एम्बेडेड हो चुके हैं हमारी प्रैक्टिस के अंदर। सो व्हेन वी सी ए पर्सन एंटरिंग द पोल बूथ, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर और दिया गया है। When we see a person entering the poll booth and approaching the ballot box, we understand that he is voting। जैसा कि अगर आप कहीं जाएं तो अगर आप देखेंगे कि ये कोई बंदा है या बंदी है, लड़का या लड़की, अगर कोई पोल बूथ की तरफ जा रहा है, पोल बूथ वो जगह जहाँ पे वोट दिए जाते हैं और बैलेट बॉक्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले बैलेट बॉक्स हुआ करते थे, अलग अलग पार्टी के अलग अलग बॉक्स हुआ करते थे, उसके उस पर सिंबल हुआ करते थे और जिसको भी वोट देना है उसके नाम के सामने स्टैंप लगाकर उस बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देते थे। आजकल तो खैर ईवीएम आती है। तो अगर आप देखोगे कि कोई पर्सन है पोल बूथ की तरफ जा रहा है और बैलेट बॉक्स की तरफ बढ़ रहा है तो आप ये सोचोगे कि ये वोटिंग करने जा रहा है। आप ये तो नहीं सोचोगे कि वो वहाँ खाना खाने जा रहा है, कि बैलेट बॉक्स के पास जाएगा, बैलेट बॉक्स के ऊपर प्लेट रखेगा और खाना खाने लग जाएगा, नहीं, क्योंकि वो एम्बेडेड प्रैक्टिस हो चुका है। अगर आप किसी बंदे को देखोगे कि वो एटीएम के पास जा रहा है, बाइक रोक के एटीएम के अंदर गया, आप ये नहीं सोचोगे कि वो वहाँ चद्दर तान के सोने जा रहा है, नहीं। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, चमत्कारी पुरुष, तो लेकिन हम ये सोचेंगे कि वो वहाँ पे पैसे निकालने जा रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो दिस अंडरस्टैंडिंग इज डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल। ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, कुछ हम डायरेक्टली चीज़ों को समझ जाते हैं और कुछ चीज़ों को हम करके समझते हैं प्रैक्टिकल। सो नॉट इन्फर्ड फ्रॉम समथिंग दैट फर्स्ट टेक प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो ऐसे जो काम होते हैं वो पहले हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं। सो इट इज़ यूजुअली द सेम विद पीपल एंड सोशल रिलेशनशिप। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं किए जाते, ये सोशल रिलेशनशिप के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको पता है कि बैंक से पैसे निकाले जाते हैं, आपको पता है कि टीचर पढ़ाता है, आपको पता है कि बुक से पढ़ा जाता है और टेबल पे बैठा जाता है। तो ये चीज़ें हमें सोशल रिलेशनशिप के अंदर भी हम यूज टू हो चुके हैं। आपको पता है कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे ताऊ जी है, ये मेरा दोस्त है। हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है हमें पता है। पापा के साथ इज्जत से बात करनी है, कुछ दोस्तों के साथ हम किसी तरीके से बात करते हैं, स्कूल में किसी तरीके से, हमें पता है किस किस के साथ कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे जो सोशल रिलेशनशिप है ना उसके भी हम यूज टू हो चुके। सो वी माइट कॉल दिस एन एम्बेडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। हम इसको एक एम्बेडेड अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। एम्बेडेड का मतलब मैंने बोल दिया था कि धीरे धीरे हम जो चीज़ें सीखते हैं हमारे जो व्यवहार में आती है। अंडरस्टैंडिंग हम किसी चीज़ को समझते हैं। ऑफ थिंग्स प्रैक्टिसेस, किसी चीज़ को, कोई प्रैक्टिस, हम कोई काम कर रहे हैं, किसी इंसान को या किसी रिश्ते को हम समझते हैं। हमें पता होता है कि हमारे मम्मी हैं, ये हमारे पापा हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्सप्रेशंस। ह्यूमन एक्सप्रेशन, इंसान किसी चीज़ को जो सीखता है। सबसे पहले हम देखा कि ह्यूमन कॉन्सेप्ट बियरिंग एनिमल, इंसान चीज़ों को सीखता है।
फिर वो कॉन्सेप्ट एम्बेडेड इन प्रैक्टिसेस, वो कॉन्सेप्ट होते हैं वो उनके यूज टू होता है, फिर वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करता है वो कैसे करता है। इसके बाद में हम 2 टॉपिक और करेंगे और आज की वीडियो को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। आज की वीडियो इतनी लंबी लॉन्ग नहीं रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत आसान है, उससे रिलेट होकर उसी का नेक्स्ट स्टेप है ये। सो ऑल ह्यूमंस हैव द एबिलिटी नॉट ओनली टू हैव थॉटफुल एक्सपीरियंसेस बट टू एक्सप्रेस दिस थॉट इन डिफरेंट मीडिया। तो हर ह्यूमन मतलब हर एक इंसान, ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस, हर एक इंसान के पास एक एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब हमारे पास एक खूबी है, नॉट ओनली, सिर्फ इतना ही नहीं कि हम चीज़ों को थॉटफुल एक्सपीरियंस करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं, पर हम उनको एक्सप्रेस भी करते हैं, हम जताते भी, हम दिखा भी सकते हैं कि हमने क्या सीखा। हम वो कर सकते हैं डिफरेंट मीडिया से, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। मीडिया का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे अभी आपके पास फ़ोन होगा तो फ़ोन के अंदर आप जाएंगे फाइल मैनेजर में, वहाँ पे आप जाना, नीचे व्हाट्सएप मीडिया, व्हाट्सएप का फोल्डर आएगा, फिर व्हाट्सएप मीडिया में जाओगे, व्हाट्सएप मीडिया में जब जाओगे तो वहाँ पर व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट लिखा होगा, व्हाट्सएप वीडियोज़ लिखा होगा, व्हाट्सएप पिक्चर्स लिखा होगा, व्हाट्सएप GIF। तो ये क्या है, ये डिफरेंट मीडिया है, अलग अलग तरीके हैं बातों को एक्सप्रेस करने के। इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से, सिर्फ बोल कर नहीं, सिर्फ लिख कर नहीं, अलग अलग तरीकों से हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हमने सीखा है। A child experiences a piece of wood as a chair or a table, but she may express this experience in drawing by representing these objects on paper। एक जो छोटा बच्चा है वो एक पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को समझ सकता है कि हाँ ये चेयर है, पर उसको बोलकर नहीं बता सकता। अगर छोटा बच्चा है तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी गंदी सी ड्राइंग करके बता सकता है कि ये चेयर है, ये चेयर है। मेरे से गंदी ड्राइंग नहीं कर पाएगा लेकिन वो बता देगा कि हाँ ये चेयर है। तो वो क्या है, वो उसका तरीका है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का। एक एक्टर क्या करेगा, एक्टिंग करके बता देगा। जैसे मूवीज़ होते हैं उसके अंदर हमें दिखा देते हैं कि हाँ हर मूवी के अंदर अलग अलग तरीका होता है। किसी के अंदर अक्षय कुमार को किसी का बाप बना देते हैं, किसी के अंदर किसी का भाई बना देते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्टिंग करके एक्सप्रेस करते हैं, है ना, वो लिख के तो नहीं बताते। तो एक डांसर क्या कर सकता है, हमने सोनी टीवी पे, GTV पे, स्टार प्लस पे बहुत सारे हमने ऐसे डांस शोज देखे होंगे। जैसे डांस प्लस है तो उसके अंदर कभी कभी डांसेस की भी स्टोरीज होती है कि ये इसकी मम्मी है, ये इसको छोड़ के चली गई, ऐसे इमोशनल तरीके से डांस करके बताते हैं। तो वो उनका तरीका है, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका है। डिफरेंट मीडिया, वो डांस से कर रहे हैं, वो एक्टिंग से कर रहे हैं, वो लिख भी सकते हैं, है ना। सो अब फोटोग्राफर में भी यूज द कैमरा। एक फोटोग्राफर क्या कर सकता है कि ऐसी फोटोज खींच सकता है, वो दिखा सकता है कि हमने व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसी फोटोज देखी होगी जो कुछ मीनिंग कन्वे कर रही हो, है ना। सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एक्सप्रेशन। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्लियर। सो सम वर्ड डिपेंडेंट हो सकते हैं एंड अदर्स नॉट। कुछ तो वर्ड डिपेंडेंट हो सकते हैं, वर्ड मतलब अक्षर लिखना, कुछ तो वर्ड डिपेंडेंट हो सकते हैं, कुछ तो हम लिख कर बता सकते हैं, और कुछ और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और लिख कर बताने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम पोएम लिख दें, हम ऐसे लिख दें, हम स्टोरी लिख दें, हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख दें, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट यही है, छोटा सा पार्ट है इसका नेक्स्ट वाला। सो बिसाइड वी में एक्सप्रेस दिस एक्सपीरियंस इन वर्ड। हम वर्ड्स के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर उसके अलावा भी, अब वर्ड्स के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं, हम करते हैं अलग अलग तरीके से। पर उसके भी 2 टाइप है, एक तो होता है आउटर वर्ल्ड के लिए, एक होता है इनर कंसेंस के लिए। कि जैसे हमने सामने टेबल पड़ा हुआ देखा तो हम क्या कह सकते हैं, हे आई सी ए टेबल देयर। आपके पास आपका दोस्त खड़ा था और सामने एक टेबल पड़ा था। ये तो शायरी बन गई, आपके पास आपका दोस्त खड़ा था और सामने टेबल पड़ा था। आपने दोस्त को कहा कि हे देखो मुझे वहाँ पर एक टेबल दिख रहा है, आपने जोर से बोलकर उसे बता दिया। और आई में एक्सप्रेस टू माई सेल्फ प्राइवेटली। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को, अगर मान लो कि सेम एग्जांपल हो गया, आपकी उस दोस्त से लड़ाई हो गई, आप उससे तो पूछ नहीं सकते भाई ब्राउन मुंडे हम तो, हमारी कर्ल है, हम नहीं पूछ सकते उससे कि उससे लड़ाई हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम मन में सोचेंगे कि दैट्स अ टेबल इजंट इट। तो हम मन में सोच सकते हैं कि क्या वो टेबल है ना। तो हमने मन में सोचा, और मैं एट एक्सप्रेस टू माई सेल्फ, हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइवेटली, बिना किसी को पता चले। सो सम ऑफ दीज एक्सप्रेशन आर इन द आउटर वर्ल्ड। ये वाला जो एग्जांपल हो गया आउटर वर्ल्ड का, हो गया पब्लिक स्पेसिस का, एंड सम में अकर इनसाइड। और ये एक्सप्रेशन हमारे अंदर हुआ जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को मन के अंदर। तो हम मन के अंदर भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, बोल नहीं रहे, तो हम पढ़ नहीं रहे। हमारा माइंड इतना एक्टिव है कि हम अपने जो आइडियाज़ हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, हमारा हर
कर तो नहीं कहते कि हाँ ये आइडिया है हमारे मन में। तो दिस प्राइवेट एक्सप्रेशंस में बी कॉल्ड सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। और ये जो प्राइवेट जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं इसको हम सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो अचानक हमारे दिमाग में आते हैं। अ काइंड ऑफ मिररिंग इन द वर्ल्ड इन आवर हेड्स। ये एक तरीके का मिरर होता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है या फिर आउटर वर्ल्ड की कुछ भी चीज़ें हम अपने दिमाग में मिरर कर देते हैं कि ऐसा हो तो, है ना। जैसे हमें सपने आते हैं तो हमें बहुत सारी जगह दिखती है, हमें लगता है कि हम वही हैं। हमने क्या किया कि आउटर वर्ल्ड को अपने हेड में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क के अंदर हमने उसको मिरर कर लिया। फिर आता है एड हॉक एंड सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस। ये लास्ट सेकंड टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो रिफ्लेक्शंस भी दो तरीके के। रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी चीज़ हमारे दिमाग के अंदर स्ट्राइक करे, कोई आइडिया, कोई भी थॉट प्रोसेस। एक होता है एड हॉक, जो एक थोड़ी देर के लिए कोई आइडिया है और फिर वो चला जाए किसी चीज़ से ट्रिगर होकर। फिर होता है सिस्टमेटिक, अगर हम उस आइडिया को जान ही ना दें, हम उसके बारे में सोचने लग जाए, हमारे दिमाग में कोई इनोवेटिव चीज़ आ जाए कि हमारे दिमाग में कभी कभी बैठे बैठे गया है कि ये प्लास्टिक की गिलास है, हमने इसके अंदर सेल लगा दिया, उधर पानी भर दिया, नमक डाल दिया, उधर एक बल्ब जल जाएगा। ये हमारे दिमाग में आइडिया है, हमने उसको जाने दिया तो एड हॉक रह जाएगा। अगर हमने उसको फॉलो किया कि नहीं यार ऐसा करके देखते हैं, तो वो सिस्टमेटिक बन जाएगा। जैसे प्लेटो ने अगर कभी सोचा होगा, एरिस्टोटल ने सोचा होगा कि लिबर्टी है, ये है, वो है, लिबरलिस्ट मार्क्सिस्ट थ्योरीज, अगर उसको जाने देते तो एड हॉक बन जाता। उन्होंने उस तरीके को फॉलो किया, उस पर बुक लिखी, तो वो सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन हो गया। वन वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझ लेंगे। ऑल एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शंस, जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं ना, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शंस को भी, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे देख लिया था, जो कि हमारे दिमाग के अंदर आते हैं प्राइवेटली। में अगर रैंडमली ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट एंड बी अरेंज सिस्टमेटिकली, रैंडमली आ जाते हैं, इनका कोई वो नहीं है कि कोई फिक्स टाइम पीरियड हो जाए 4 से 5 बजे हमें थॉट आएगा। और मे बी अरेंज सिस्टमेटिकली, कोई एक ही चीज़ के हमें बहुत सारे ऐसे थॉट आ सकते हैं। सो ऑल ऑफ अस फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम रिफ्लेक्शन। और हम में से सभी के अंदर, सब कोई कभी कभी ऐसे रैंडम कुछ रिफ्लेक्शन, रैंडम आइडियाज आ जाते हैं कुछ, है ना। सो द चौक, अब इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लो कि मैं टीचर हूँ और मैं तुम्हें स्क्रीन के ऊपर नहीं, मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, और मैं किससे पढ़ा रहा हूँ, चौक से। सो द चौक विच आई वाज अनथिंकिंगली एंड एफर्टलेसली लाइक ऑन दी राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड। अब जब आपने देखा होगा कि टीचर है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर, अब तो खैर वाइट बोर्ड यूज़ होते हैं, पहले छोटी क्लास में ब्लैक बोर्ड यूज़ होते थे। आपने देखा होगा कि जो टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता है, तो क्या वो सोचता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ, मुझे कैसे लिखना चाहिए, और उसको क्या जोर आ रहा होता है उस चौक से लिखने में, नहीं, वो एफर्टलेसली लिखता है उस चीज़ को, क्योंकि वो यूज टू हो चुका है उस चीज़ के ऊपर। एफर्टलेसली, किसी चीज़ को एफर्टलेसली करना, ज़्यादा एफर्ट नहीं देना उस चीज़ के ऊपर, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है वो, और वो देखता है कि ये एक दिन ये जो चौक है ना, उसके हाथ में लिखते 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 क्रम्बलिंग, बुरा उसका चूरा बन जाता है उसके हाथ में लिखते लिखते, उसके बारे में नहीं सोचता है, लिखता रहता है बस बोर्ड के ऊपर। सो आई में इंटरप्रेट द फ्लो ऑफ माई एक्शन। अगर वो जो टीचर है वो चौक से लिख रहा है, अगर वो जो एक्शन कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, अगर वो अपने आप को बीच में इंटरप्ट कर दे, वो ये सोचे कि ये जो चौक है, वो अपने आप से पूछे कि यार ये जो चौक है, आई कुड हैव द चौक ऑफ ए बेटर क्वालिटी। वो सोचता है यार ये जो चौक है ना, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इससे भी अच्छी क्वालिटी का चौक मेरे पास होना चाहिए या फिर हो सकता था। सो आई हैव, अब मैंने क्या किया, अगर मैं ये बात सोचूं कि जो चौक है ये अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, तो आई हैव एम्बेडेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ चौक इज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ व्हाट टू बी डन विद इट। अगर मुझे ये थॉट लेना है ना अपने दिमाग में कि चौक होना चाहिए, तो मुझे क्या, मुझे उसकी एक पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक चौक होता क्या है, मुझे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, और चौक के साथ क्या किया जाता है, लिखा जाता है। So, but confronted with a piece of chalk literally melting in my fingers into dust। अब वो जो टीचर है उसने कन्फ्रंट किया, उसने सोचा, उसने मन में बात की उस चौक से कि ये जो चौक है ये मेरे हाथों में एक दिन मेल्ट, धीरे धीरे डस्ट बन जाता है मेरे हाथों में लिखते लिखते। अगर वो ये सोचे अपने आप से, आई मे थिंक टू माई सेल्फ जस्ट वॉट इट इज़ मेड ऑफ, अगर वो सोचे कि यार ये चौक किस चीज़ से बना होगा, है ना, तो वो चौक बना होता है चौक से, सॉरी, जो चौक होता है वो बना होता है चूने से और एक दो केमिकल से। सो वेदर इट इज़ रियली व्हाट इज़ मीन टू बी, तो क्या ये जो चौक है ये उसी काम के लिए बना है जिस काम के लिए मैं उसे यूज़ ले रहा हूँ, तो क्या लिखने के लिए बनाया गया है। इज दिस रियली पीस ऑफ चौक, क्या सच में ये पीस ऑफ चौक ही है या मैं कुछ और तो नहीं उठा लाया, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब ये थॉट प्रोसेस होती है इंसान की, कभी कभी कोई चीज़ के लिए कोई दवाई बनाई जाती है और फिर जब उस पर धीरे धीरे रिसर्च होती है तो पता चलता है कि दूसरी चीज़ के लिए भी काम आ सकती है। तो क्या किया कि उसके दिमाग में अगर थॉट आया तो उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा, आगे हम देखते हैं। सो सच रैंडम थॉट में अकर एंड देन डिसअपीयर फॉर नो
ऑस्टेंसिबल रीजन। तो ऐसे रैंडम थॉट हर एक इंसान के दिमाग में आते हैं और थोड़े टाइम के बाद हम उनको भूल जाते हैं, जैसे रात को सपने देखते हैं सुबह भूल जाते हैं। बट दे अराइज इनवेरिएबली व्हेन देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन ऑफ माय एक्टिविटीज। अब ऐसा क्या होता है कि ऐसे जब अब अपन कोई काम कर रहे होते हैं तो अचानक ऐसे थॉट आते हैं हमारे दिमाग में, हम जैसे पढ़ रहे होते हैं हमारे दिमाग में थॉट आते हैं कि हम उठे और व्हाट्सएप चलाने लग जाएं, इंस्टा चलाने लग जाएं। तो ये जो थॉट होते हैं हम जो एक्टिविटी करें, हम जो काम करें उसको इंटरप्ट करते हैं, बीच में टोकते हैं। व्हेन हम फेस्ड फॉर एग्जांपल विद द प्रॉब्लम, अगर जैसे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाए, वो क्या आ जाए वो हम इसके अंदर देखेंगे। वर्ड डिपेंडेंट एंड वर्ड इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्शंस। अब जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, वर्ड डिपेंडेंट और वर्ड इंडिपेंडेंट, या तो लिख के या बिना लिख के। अगर सपोज करो कि उस टीचर को वो थॉट आया, ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, सपोज करो उस टीचर को वो थॉट आया लेकिन वो उस थॉट को जाने ना दे, उस थॉट को परस्यू करे, वो फॉलो करे उस चौक वाले थॉट को, है ना, परस्यूट ऑब्सेसिवली, वो जानबूझकर उस थॉट का फॉलो करें। सपोज दैट आई नाउ एग्जामिन नॉट मेयर द चौक इन हैंड बट द एंटायर बॉक्स। अगर वो सोचे कि यार ये जो चौक है, वो सोचे कि ये जो चौक है ये गंदी क्वालिटी का है ना, तो वो ये सोचेगा कि ये जो चौक अगर खराब क्वालिटी का है तो जो बॉक्स से मैंने चौक निकाला है उसके अंदर सारे जो चौक है वो भी खराब होंगे। वो ये सोचेगा कि हमारी स्कूल के अंदर जितने भी चौक हैं वो सारे भी तो खराब हो सकते हैं जो हमने उस दुकानदार से लिए थे। अब वो ये भी सोच सकता है कि जिस दुकानदार से हमने चौक लिए उसने जितने भी चौक बेचे हो पूरी दुनिया में वो सारे चौक भी खराब हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो उस थॉट को परस्यू करेगा, उसको एक नैरो होता है एक ब्रॉड सेंस में, उस ब्रॉड सेंस को देखेगा। वो क्या करेगा, वो फिर पता लगेगा कि इस चौक को किसने बनाया, इसका मैन्युफैक्चर कौन है। फिर वो देखेगा कि ये जो चौक की जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी के चौक कहीं और तो यूज़ नहीं किए जा रहे, उस बंदे ने और कहाँ का चौक बेचे हैं, वो ये सोचेगा, है ना। जैसे प्लेटो ने सोचा होगा, एरिस्टोटल ने सोचा होगा, सोक्रेट ने सोचा होगा कि मान लो जैसे लिबर्टी है, उसने ऐसा थोड़ा कहीं अगर अनइक्वलिटी हो रही है, उसने ये सोचा कि यहाँ अनइक्वलिटी हो रही है हमारी कास्ट के साथ, दूसरे शहर के अंदर भी हो रही होगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरी जगह भी हो रही होगी, तो उसने उस थॉट को ब्रॉड वे में फॉलो किया और फिर उसके ऊपर एक बुक लिखी, फिर सोशल रिवोल्यूशंस आया। क्वाइट ऑब्सेसिवली आई हैव बिगन अ काइंड ऑफ सस्टेन्ड एंड सिस्टमेटिक एम्पिरिकल इंक्वायरी। अब उसने क्या किया कि उसने सस्टेन्ड किस चीज़ के ऊपर बने रहना, सिस्टमेटिक तरीके से एम्पेरिकल किस चीज़ को समझना, ऑब्जर्व करना, और फिर उसने उसके ऊपर इंक्वायरी की। व्हेन आई राइट ए रिपोर्ट, अब वो क्या कर सकता है, उसने क्या किया, उसने उस चौक के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। ऐसा कोई करता नहीं है पर उसने की, उसने रिपोर्ट तैयार की कि ये चौक किस क्वालिटी का है, ये चौक जिसने बनाया, फिर उसने वो रिपोर्ट उस मैन्युफैक्चरर को भेजी। एंड इट बिकम्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन। अब उसने क्या किया कि उसके दिमाग में जो थॉट आया था ना सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन, अब उसने उसको जाने नहीं दिया, उसने उसको एक्सप्रेस किया, उसने रिपोर्ट लिखी। सो और एन इशू सेलेक्टेड फॉर शार्पर फोकस, उसने उस इश्यू को सेलेक्ट करके और उस पर फोकस किया। ए रिपोर्ट इज सिस्टमेटिक, अ वर्ड डिपेंडेंट। अब उसने रिपोर्ट लिखी तो उसने लिखा तो उसने शब्द का यूज़ किया, मतलब शब्द पे वो डिपेंड हो गया, वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन हो गया, वो उसका एक्सप्रेशन हो गया। बट ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू सिस्टमेटिकली रिफ्लेक्ट एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ वैरायटी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक मीडिया। अब इंसानों का सिर्फ लिखने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि वो अपने जो थॉट है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉन लिंग्विस्टिक भाषा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, जैसे सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द वर्ल्ड एंड ऑन आवरसेल्फ आर ऑल्सो फाउंड इन म्यूजिक स्कल्पचर। हम गाना गाकर बता सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम किसी चीज़ की मूर्ति बना सकते हैं। जैसे मंदिर है पुराने ज़माने के, उनके ऊपर बहुत सारी मूर्तिज बनाई गई है, वो एक्सप्रेस करते हैं महाभारत के रामायण के सीन्स। वो भी एक, हम किसी चीज़ को वो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिख कर तो नहीं कर रहे हैं। वो पेंटिंग बना सकते हैं अजंता, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। वो डांस करके बता सकते हैं। हड़प्पा के जो पोर्ट्री है उनके ऊपर भी डिज़ाइन बनाए गए हैं, जैसे वो पोर्ट्री के ऊपर कलाकारी कर सकते हैं। और दूसरे तरीके जो आर्किटेक्चर है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये वर्ल्ड इंडिपेंडेंट बिना लिखने के अलावा दूसरे जो तरीके हैं हमारी बातों को एक्सप्रेस करने के एग्जाम्पल है। एक फिल्म मेकर क्या कर सकता है, उस पर मूवी बना सकता है, पेंटर उस पर पेंटिंग बना सकता है। और जितने भी सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हो रही है, सोसाइटी के अंदर जो भी ट्रांजिशन, जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो सोसाइटी जैसे जैसे मॉडर्न हो रही है, अब इसका एक फ़ायदा भी है। जैसे फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और आखिर में क्या होता है कि वो सब क्या करते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं एंड में जाकर। अगर वो ट्रीटी पहले से साइन कर दे तो इतने लोग मरेंगे ही नहीं। वर्ड डिपेंडेंट को अगर वो पहले से यूज़ कर ले, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है कि ये नदी है, इतना पानी तुम हमें दे दो, अगर वो लिख कर भेजते हैं, वो सिर्फ वर्ड पे ही रहे तो इतना वॉर ही नहीं होगा। सो हैव यू एवर सीन द पेंटिंग इन अजंता के, राइटर पूछ रहे कि क्या आपने अजंता की जो केव्स हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं, उनकी आपने पेंटिंग्स देखी है, या फिर आपने मधुबनी की और वर्ली की पेंटिंग्स देखी हैं।
या फिर आपने जो रेप्लिका है, किसी चीज़ को डुप्लीकेट करके बनाना, किसी चीज़ को, जो स्पेनिश पेंटर है स्पेन का, उसका नाम है पेब्लो पिकासो की जो आपने पेंटिंग्स देखी है, मैनी ऑफ यू में हर्ड, आपने बहुत सारे लोगों ने अपने आमिर खान की जो भैरवी है और जो कुमार गंधर्व की भीम पलासी है वो आपने इनके बारे में सुना होगा। सो दीज टू आर सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन, और ये भी सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस है। ये जो फिल्म बनाना हो गया, पेंटिंग हो गई, जनता की केव्स, ये सब सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस हो गए। और सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस के अंदर हम लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, और अलग अलग तरीके से भी हम एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को। ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद में हम ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी होगा, ये हम कल शुरू करेंगे। द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ थ्योरी कैसे बाकी सब चीज़ों से अलग है दूसरे वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन से। अब वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लिखकर भी अगर हम भेजते हैं तो उसके अलग अलग टाइप हैं। छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके से हम लिखकर भेज सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, हम डायलॉग लिख सकते हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर पोइट्री पोएम लिख सकते हैं, या फिर हम अखबार के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं उस चीज़ के बारे में, उसको एक अनदर फॉर्म दे सकते हैं लिखने, हम उसको न्यूज़पेपर के अंदर, ऐसे के अंदर, कैसे भी हम वर्ड डिपेंडेंट लिखते हैं जो हम। तो वर्ड डिपेंडेंट जो वर्ड पे डिपेंड रहे उसके अलग अलग तरीके हैं, ये वेराइटीज़ है, एक तरीके से नहीं लिखा जाता है। पोएम भी लिख सकते हैं किसी भी तरीके से। रिकॉर्ड ऑफ वन एक्सपीरियंस इन विलेज, तो जैसे अगर प्लेटो था तो वो अपने गाँव के अंदर रहा, उसने उसका जो एक्सपीरियंस था गाँव के अंदर उसने वो लिखा। जैसे एथनोग्राफर्स होते हैं, एथनो किसी जगह की एथेनिसिटी, किसी जगह का कल्चर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी जगह का उसके ऊपर स्टडी करते हैं, किसी गांव के अंदर वो रहते हैं, उस गांव का वो कल्चर वो स्टडी करते हैं, फिर उसको सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन देते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कि उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, और उस जगह की फोक टेल्स। अगर हम देखेंगे, अब इसके एग्जांपल है यहाँ पे, जो हमने फोक टेल्स, हमने बहुत पुरानी जो कहानियाँ सुनी है वो भी सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस का एग्जांपल है। जो मॉरल फेबल्स होते हैं, जादुई कहानियाँ, मिथ, ऐसे झूठी हम सोचते हैं कि ये जो कहानियाँ हैं, हमने लीजेंड्स के बारे में हमने जो कहानियाँ सुनी है, ग्रीक्स के बारे में हमने जो कहानियाँ सुनी है, ऐसी एपिक पोइट्री, महाभारत हो गई, जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो एक तरीके का सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस थॉट को जाने नहीं दिया, उन्होंने उस थॉट को सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन दे दिया। शॉर्ट स्टोरीज हो सकते हैं, नॉवेल्स भी हो सकते हैं, ये सब एग्जांपल है सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस का। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शंस के भी। सो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो थ्योरी इन सबसे अलग कैसे है, तो क्या कुछ भी चीज़ हमने लिख दी वो थ्योरी हो गई, है ना। तो ये थ्योरी अलग कैसे हैं ये हम देखेंगे कल इस टॉपिक के अंदर। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ऐसे आने वाली वीडियोस और देखनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।